नमस्कार बच्चों। सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल का जो होमवर्क था निरक्षीय स्थिति का व्यंजक निकालना, उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में कई बच्चों ने भेजा। मुझे बहुत खुशी हुई। अमन का आंसर सबसे पहले आया, फिर दीपक का, उपमा तिवारी ने भेजा, राज ने और फिर श्रेया ने होमवर्क को किया, श्रेया सिंह ने। अब मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि न्यूमेरिकल आप भले उतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर पा रहे हो सभी लोग, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि फ़िज़िक्स में आपकी पकड़ बननी शुरू हो गई है, अच्छी खासी पकड़। क्योंकि जब एक डेराइवेशन का हिंट भर देने के बाद आप उसे कर लिए हो, तो निश्चित है कि आगे अगर आपको हिंट दिया जाए तो आप करने लग जाओगे। और धीरे धीरे ये आदत डेवलप होकर आपकी जल्दी ही ऐसी हो जाएगी कि एनसीईआरटी के अनुसार अगर कोई अन्य अदर क्वेश्चन भी आपको दिया गया उसी से मिलता जुलता, तो उसे भी आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। तो ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया, कुछ बच्चों ने, हो सकता है कुछ बच्चों से ना भी बन पाया हो ये। इसीलिए मैं आज के वीडियो में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए चित्र नया ना बना के जो कल वाला चित्र था उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि आपके पास एक द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2l तथा इसका मध्य बिंदु क्या है, O है आपका, है ना। अब ये बताना जरूरी नहीं होता है कि A पर -q और B पर +q आवेश रखे हैं, चित्र में दिखता है। आगे के थ्योरी में कहीं ना कहीं आप इस बात को शामिल कर दिया कीजिए, है ना। इसके मध्य बिंदु पर भाई लंबार्धक वो होता है जो मध्य बिंदु पर लंब डाला जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि इसके लंबार्धक पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है ना। तो चित्र का डिस्क्रिप्शन इतना ही है बच्चों, बड़ा सिंपल सा चित्र है ये, ठीक है। एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं। अगर मान लो आपको ध्यान होगा कि विभव निकालने के लिए हमें दूरी चाहिए होती है, तो +q आवेश से दूरी BP है और -q आवेश से दूरी क्या है, AP। तो आपके पास AP और BP की दूरी तो दी नहीं गई है, पर आपके पास R दिया गया है और यहाँ पे L, चूंकि पूरी दूरी 2l था तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये OP रेखा AB की क्या है, लंबार्धक, यानी कि इस पर लंब है। तो ये वाला कोण आपका कितना होगा, 90 अंश, 90 अंश। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, राइट एंगल। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो कर्ण यानी कि BP का वर्ग बराबर लंब R का वर्ग धन आधार L का वर्ग। और जब कर्ण के का वर्ग हटाओगे या दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लोगे तो BP बराबर √R² + L² हो जाएगा। आप चाहो तो इस चीज़ को अपनी कॉपी में सॉल्व करके देख भी सकते हो, तुरंत यही आएगा। इसी तरह इधर की भी लंबाई आप जब यही कैलकुलेट करोगे तो इसका भी कितना आएगा, √R² + L²। तो एक बात तो निश्चित है कि ये दोनों दूरियां क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो दूरियां समान से एक तरह से और क्वेश्चन घुमा के बना होता है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि किसी द्विध्रुव के कारण दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ से हम लंबार्धक रेखा खींचते है ना, तो ये वाली दूरी कम आती और ये वाली दूरी ज़्यादा आती। तो समान दूरी पर जो भी बिंदु होगा वो सदैव इसके लंबार्धक पर ही होगा, ठीक है ना। तो लंबार्धक पर समान दूरी पर भी अगर आपको देता है तो आप यही व्यंजक निकालोगे। जब फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन दिया था तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए थे। और सेम ही ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जब निरक्षीय स्थिति आपको देता है कि किसी द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और जब ये समान दूरी देगा तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि ये आपको लंबार्धक पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी थ्योरी लिख लेते हैं बच्चों। चित्र ध्यान में रखिएगा, हो सके तो एक रफ में बना लीजिए तो थ्योरी समझने में आसानी होगी। माना कि एक द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2l है। इसके लंबार्धक पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मैंने फिर से लिख दिया है, आप लोग इसे विभव बना लें जल्दी से।
ठीक है बच्चों, जिस पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तब बी बिंदु पर ध्यान करिए, बी पर हमने प्लस क्यू आवेश दिखाया है, तो बी बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव कितना आएगा। अब दो अलग अलग बिंदुओं के कारण विभव निकालना है, तो एक को V1 मानिए, दूसरे को V2। तो V1 बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे AP। क्यों हुआ? क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो बिंदु आवेश कारण विभव का मान होता है नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। तो नियतांक 1/4 पाई स्लाइन 0 पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेगा। आवेश Q रखा हुआ है, धन Q, तो धन को नहीं लिखेंगे तो Q भर हो गया, और दूरी A से P के बीच की AP है। और AP का मान देखिए यहाँ पे मैंने कर भी दिया है, समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से AP बराबर √r² प्लस L² आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे AP की जगह पर √r² प्लस L² भर रख दिया, बाकी सब कुछ वही उतार दिया। तो ये आपका पहला विभव आ गया, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इतना कर लेंगे आप लोग। फिर अगली जगह पर देखिए, ठीक है, सॉरी एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ उसको। पोटेंशियल, है ना। तो देखिए यहाँ पे V2 आ गया था, एक और चेंजिंग कर लेते हैं अपन, छोटी सी चेंजिंग, इसको ठीक है। तो अब पुनः करते हैं उसके आगे, बी बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश कांड हमने निकाल लिया था। अब ए पर रखे माइनस क्यू आवेश कांड पी पर विभव जब निकालने जाएंगे तो V2 बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। तो V2 बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0, आवेश वहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रख दिया, और दूरी पी बिंदु की BP के बराबर है तो BP रख दिया। और फिर से वही समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो AP की लंबाई √r² प्लस L² आ जाएगी। तो उसके जगह पर हमने √r² प्लस L² रख लिया, और माइनस का चिन्ह शुरू में रख लिया। तो V2 बराबर क्या आ गया आपका, -1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे r² प्लस L², समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दो अलग अलग आवेशों कारण P पर दो अलग अलग विभव आपको मिल रहे हैं, है ना। तो और विभव क्या है, अदिश राशि है, तो कुल विभव निकालने के लिए हम सभी विभवों को चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। तो इसीलिए चूंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, V1 का मान उठा के रखेंगे और V2 का मान उठा के रखेंगे। तो V2 के शुरू में देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो और यहाँ पे क्या है, प्लस है समीकरण 3 में, है ना, और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और प्लस मिलकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए क्या आएगा, V बराबर V1 का मान 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे r² प्लस L², प्लस माइनस माइनस हो गया था। V2 का मान 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे √r² प्लस L²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा मान इस पूरे मान के बराबर ही है, पर ये मान धनात्मक है और ये मान कैसा है, ऋणात्मक। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, या एक दूसरे से घटकर शून्य हो जाएंगे। इसीलिए P बिंदु पर परिणामी विभव क्या होगा, 0। और जब भी आप ये व्यंजक निकालिएगा तो लास्ट में ये जरूर लिखिएगा, अतः द्विध्रुव के कारण लंबार्धक पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाएगा और पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा इसमें। तो उम्मीद है कि आपसे ये बहुत अच्छे से बनने लगा होगा। आज आगे के टॉपिक में कोई भी डिराइवेशन नहीं है आपके लिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट हैं 12वीं की दृष्टि से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसके गुण हैं, तो गुण को आप समझाया गया है डिराइव करके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। 5 नंबर का ही आता है, एक्चुअल में यूनिट नंबर 1 से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सर्वाधिक, और ऑब्जेक्टिव आते हैं। टोटल 8 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का और 3 ऑब्जेक्टिव।
तो 5 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समविभव। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, जो आप लोग जानते हो। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए एक चद्दर है, उसके एक बिंदु पर आप देखने जाओगे तो मान लो विभव 10 वोल्ट है और दूसरे बिंदु का विभव कितना है? 3 वोल्ट है। तो ये समविभव पृष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक बिंदु का विभव समान होना चाहिए, पर इसमें आपको एक बिंदु का 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु का कितना है? 3 वोल्ट। पर उसी चद्दर में अगर किसी भी बिंदु पर, पहले बिंदु पर भी 10 वोल्ट, दूसरे पर भी 10 वोल्ट, तीसरे पर भी 10 वोल्ट, कहीं भी आप मापने जाओ तो 10 वोल्ट आएगा। तो प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? समविभव पृष्ठ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या है। अब इसके गुण महत्वपूर्ण हैं, आइए देखते हैं। इसके दो बिंदुओं, मतलब इस पर कोई भी दो बिंदु आप ले लो, इनके मध्य का विभवांतर सदैव क्या होता है? 0। बड़ी ही सिंपल सी बात है बेटा। जब आपको मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक बिंदु का विभव समान होना चाहिए, और विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। तो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 होता है, दो अलग अलग बिंदुओं का विभव। और जब दोनों बिंदुओं का विभव समान है तो V2 माइनस V1 का मान कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए विभवांतर क्या होगा? सदैव 0, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो किसी भी दो बिंदु के विभव को आपस में घटाओगे तो कितना मान आएगा? 0। तो पहला गुण तो यही हो गया कि इनके इस पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर सदैव क्या होता है? 0। इसीलिए इस पर लिखा जाता है डेल्टा V बराबर 0। समझ में आई बात? अगला जो गुण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक समविभव पृष्ठ है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप किसी परीक्षण आवेश को ट्रेवल करवाते हो, ले जाने का कोशिश करते हो, तो नॉर्मली आप देखिए कि किसी भी चीज़ को विस्थापित करने में हमेशा कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विस्थापित करने के लिए आप बल लगाओगे, और जब वो विस्थापित होगा तो उस कुछ न कुछ विस्थापन यानी कि दूरी प्राप्त करेगा। तो बल गुणे विस्थापन जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य होता है। यानी कि कभी भी किसी को विस्थापित करोगे तो कार्य करना पड़ेगा। पर समविभव पृष्ठ के ऊपर अगर एक परीक्षण आवेश आप रख दो और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की कोशिश करो, तो आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं समझाता हूं आगे आपको। लेकिन एक बात सोच के देखिए बेटा, आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ भी विस्थापित करना हो तो आपको कार्य यानी कि अपनी ऊर्जा खर्च करनी ही पड़ेगी, है ना। पर एक यहाँ पर आपको कार्य नहीं करना पड़ रहा है, और कार्य करने की माप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा। यानी कि अगर ऐसा पृष्ठ हो, समविभव पृष्ठ, तो उस पर किसी को भी विस्थापित करने के लिए हमें कभी भी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से एक निकल कर आता है। ये थोड़ा सा हट के बात हो रही है आपकी। तो फ्री एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो उसमें क्या देखिए कि अगर मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी एक समविभव पृष्ठ बन जाए कुछ समय के लिए, और उस समविभव पृष्ठ पर आप एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो। जैसे मान लीजिए एक बस को हम आवेशित कर दें और उसे हमें रीवा से दिल्ली तक ले जाना है, तो नॉर्मली बिना समविभव पृष्ठ जब आपकी पृथ्वी नहीं है उस समय आप रीवा से दिल्ली तक ले जाओगे तो पेट्रोल खूब सारा खर्च करोगे। पर अगर ये समविभव पृष्ठ है और आपकी बस भी क्या है? आवेशित है, तो बिना ऊर्जा खर्च किए ही ये रीवा से दिल्ली तक चली जाएगी। बस ये समझाने के लिए मैंने बताया थोड़ा सा आप लोगों को कि समविभव पृष्ठ का महत्व कितना ज़्यादा हो जाता है फ्री एनर्जी के रूप में। दरअसल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका, तो ऊर्जा के संसाधन कम होते जा रहे हैं जो अनवीनीकरणीय है ना। तो ऊर्जा के संसाधन जब कम रहे हैं, अच्छा, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन ही पारंपरिक हैं, सर्वाधिक यूज होने वाले हैं, और जो नवीनीकरणीय है उनका यूज इतना ज़्यादा आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो चूंकि वो कम हो रहे हैं तो आपको भविष्य में कभी न कभी दिक्कत होगी। तो इसीलिए इस समय दुनिया के प्रत्येक वैज्ञानिक और हर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो कम से कम ऊर्जा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके दे सके। और वहीं से फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ लोग जनरेट करते हैं। हालांकि ये मिथ होता है, कभी भी फ्री एनर्जी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जानते हो कि एक ऊर्जा ही बदलकर दूसरे ऊर्जा के रूप में बदलती है।
तो अगर कहीं भी आप कार्य करोगे, ऊर्जा खर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं से उसके लिए ऊर्जा आप जनरेट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फ्री एनर्जी तो कभी आपको मिल ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कम से कम ऊर्जा खर्च करके हम इस मेथड से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं, या कि और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं इस चीज़ का, कॉन्सेप्ट का। जैसे कि अगर आपको डायनमो ही चलाना है तो आप एक काम करिए कि डायनमो के सामने एक चौड़ा सा गोल प्लेट लगा दीजिए और उसके एक बिंदु को आवेशित कर दीजिए और उस प्लेट को एक समविभव पृष्ठ से टच करवा दीजिए। तो जब भी आप उसको विस्थापित करने जाओगे, उस बिंदु को, आवेशित बिंदु को, तो उस पृष्ठ के ऊपर वो विस्थापित होगा। तो उस विस्थापन के लिए कोई भी ऊर्जा आपको खर्च नहीं करनी पड़ेगी, पर उस विस्थापन के लिए वो प्लेट घूमेगी और प्लेट किसे घुमाएगी? आपके डायनमो को। और जब डायनमो घूमेगा तो विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका यूज हम आगे के लिए कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने इसका अगला गुण बताया कि परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि कार्य क्या होता है? जीरो। आइए इसको समझते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैं शुरू में बताया था आपको कि विभवांतर बराबर कार्य में परिवर्तन बटे आवेश, यानी कि डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटे Q नॉट। ठीक है। पर अभी अभी आप लोग पहले गुण में देख चुके हो कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान क्या होता है? जीरो। डेल्टा V बराबर जीरो। तो अगर हम डेल्टा V की जगह पर जीरो रख दें तो जीरो बराबर डेल्टा W अपान Q नॉट होगा। Q नॉट का तिर्यक गुणा कर लो तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि समविभव पृष्ठ पर विस्थापित करने में आवेश को कभी भी कार्य नहीं करना पड़ता, किया गया कार्य सदैव क्या होगा? शून्य होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। अगर ऋणावेशित है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी और धनावेशित हैं तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, पर दोनों ही विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होंगी? लंबवत। कैसे होंगी? मैथमेटिकली भी इसे देख लें। आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि कार्य अदिश राशि है और कार्य को आप लोग किससे प्राप्त कर रहे थे? विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के गुणनफल के द्वारा, है ना। पहले आपको बताया जा चुका है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों सदिश राशि है और दो सदिश राशियों के गुणनफल से आपको अदिश राशि कार्य प्राप्त करना है, तो ये तभी संभव है जबकि दोनों सदिश राशियों का क्या हो? अदिश गुणन। क्योंकि सदिश गुणन के फलस्वरूप सदिश राशि ही मिलेगी और अदिश गुणन के फलस्वरूप हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। इसीलिए कार्य W बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर L। याद करिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा होता था, इसीलिए E डॉट L बराबर EL कॉस थीटा हो जाएगा। पर पिछला गुण अगर आप ध्यान करो तो किया गया कार्य क्या होता है? विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए हमने कार्य की जगह पर क्या रख दिया? जीरो। तो जीरो बराबर EL कॉस थीटा हो गया। EL को बटे में आप ला लोगे तो कॉस थीटा बराबर भी आपका कितना आ जाएगा? जीरो। और अगर जीरो की जगह पर, यानी कि कॉस की सारणी में कितने डिग्री का मान जीरो होता है? कॉस 90 का। तो जीरो की जगह पर आप कॉस 90 लिख सकते हो। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के 90 डिग्री पर होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं। ठीक है। फिर एक गुण और देख लीजिए, छोटा सा है, सरल सा है, कि अगर आपके सामने बिंदु आवेश हो, उसके कारण समविभव पृष्ठ आपको देखना हो कि कैसा बनेगा, किस आकृति का होगा। तो बिंदु आवेश कारण समविभव पृष्ठ सदैव कैसा होगा? गोलीय होगा। ऐसा क्यों होगा? ध्यान से आइए देखते हैं। आपको अगर याद हो तो बिंदु आवेश कारण विभव का मान 1/4π/0 Q बटे R होता था, है ना। 1/4π/0 भी क्या है? आपका नियत रहेगा और Q का मान भी, बिंदु आवेश का आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान आना चाहिए। तो जब बाकी सब नियत हैं तो R अगर बदलता रहेगा तो विभव का मान भी क्या होगा? आपका हर बिंदु पर बदलता रहेगा। तो विभव का मान नियत रखने के लिए हमें R का मान क्या करना पड़ेगा? नियत रखना पड़ेगा। और किसी बिंदु से अगर R दूरी को नियत रखा जाए तो एक गोलीय पृष्ठ का ही निर्माण होता है। इसीलिए बिंदु आवेश कारण समविभव पृष्ठ सदैव कैसा होता है? गोलीय होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा।
अब एक छोटी सी बात आज करके यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म करूँगा आपकी आज की, कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। परिरक्षण मतलब रक्षा करना बेटा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि मतलब कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र है, उसके बीच से आपको गुजरना है, तो अपने आप को उससे सुरक्षित अगर आप कर लो तो यही क्या कहला जाएगा, स्थिर विद्युत परिरक्षण, है ना। तो इसीलिए इसकी परिभाषा बनती है कि किसी क्षेत्र विशेष को वहां पर उपस्थित बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, मैं अभी अभी आपको कई सारे अनुप्रयोग इसके समझाता हूं, लेकिन पहले इसकी परिभाषा समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए आप एक बक्से के अंदर हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा सोचिए कि मान लीजिए सामने वाली सड़क पर कुछ दूरी तक लगातार आपका विद्युत क्षेत्र है, आपको उसके अंदर से गुजरना है। तो अगर विद्युत क्षेत्र हाई हुआ और आप उसके अंदर से गुजर गए तो 100% आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप ऐसा कुछ करिए कि आप उसके अंदर से गुजर भी जाओ और आपको विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी ना लगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एक सुचालक डब्बे के अंदर बंद करके उसके अंदर से गुजर जाओ। तो सुचालक डब्बे के अंदर जब आप अपने आप को बंद कर लोगे तो क्या होगा कि चालक के अंदर सदैव विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। तो जब आप उसके अंदर से चालक डब्बे के अंदर से गुजरोगे तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव केवल डब्बे के बाहरी सतह पर ही होगा, ठीक है। और जब आप गुजरोगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र आएगा ही नहीं, तो आपको विद्युत के झटके नहीं लगेंगे। तो मैंने चालक के अंदर, एक खोखले चालक के अंदर आपको बंद करके आपको विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित कर लिया ना। तो यही चालक, खोखले चालक का निर्माण करना ही क्या हो जाता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहला जाएगा। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि अभी चालक के अंदर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना ही क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युत परिरक्षण। आइए दैनिक जीवन में इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप कभी सुने हो किसी से कि अच्छी तेज़ बारिश हो रही है और आप बस या कार या किसी गाड़ी, बंद गाड़ी के अंदर हो, तो उस समय बिजली वगैरह चमक रही है, तो आपको सलाह यही दी जाएगी कि आप बाहर मत निकलो, कार के अंदर ही रहो। जबकि कार की बॉडी क्या है, लोहे की बनी है, सुचालक है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए क्या होगा, आप ये तो जानते हो कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है, कभी भी विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो अगर आप कार के अंदर बंद हो, आकाशीय बिजली कार के ऊपर गिर भी जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो आकाशीय बिजली के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उस कार के अंदर, चालक के अंदर क्या होगा, जीरो रहेगा। तो चालक के अंदर कोई भी झटका महसूस नहीं होगा और वो विद्युत क्षेत्र अगर अर्थिंग पाया है तो ज़मीन में चला जाएगा, नहीं पाया है तो केवल कार की सतह पर ही बना रहेगा, अंदर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस स्थिति में अगर आप कार के अंदर ही रहते हो तो आप आकाशीय तड़ित से बच जाओगे। तो हो ना गया आपका स्थिर विद्युत परिरक्षण, विद्युत क्षेत्र से सुरक्षा आपकी हो गई ना। तो एक आध बार एनसीईआरटी के उसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी दिया गया था कि क्या कारण है कि जब तड़ित गिर रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो कार के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। तो यही कारण है स्थिर विद्युत परिरक्षण। एक और भी एग्जाम्पल अगर आप लोग देखे हो, कोई घर निर्माण, तो मेरे सामने आ रहा है तो मैं आपको बता दूं। आप देखे होंगे कि जब किसी भी ऊंची भवन के ऊपर तड़ित चालक लगाया जाता है तो कभी भी उसका जो तार होता है, भाई तड़ित चालक क्या है पहले ये भी आपको बता दूं कि ऊंचे ऊंचे भवनों को आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक नुकीला तार लगा दिया जाता है, रॉड लगा दिया जाता है, फिर उसे एक तार से जोड़कर ज़मीन में लाकर दीवार के अंदर से अर्थिंग दे दिया जाता है, जिससे आकाशीय बिजली जब गिरती है तो इस तार से होते हुए सीधे पृथ्वी में चली जाती है, भवन को नुकसान नहीं होता। तो आप सोच के देखिए कि तड़ित चालक का जो तार है वो सदैव दीवार के अंदर से क्यों ले जाया जाता है, कभी भी जो आपकी घर की फिटिंग है उसके अनुसार क्यों नहीं ले जाया जाता है। तो उसका भी कारण यही है बेटा कि जब तड़ित ऊपर से गिरेगी उस रॉड पर